नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग यूपी होमगार्ड का एमसीक्यू 25 प्रश्नों का यहाँ पर देखेंगे और साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर साथियों आपने होमगार्ड का फॉर्म भर दिया है और आपने अगर ठान लिया है होमगार्ड की तैयारी करने के लिए, तो आपको एग्जाम फर्स्ट चैनल पर जो भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में यह क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आइए साथियों, आज से पहला प्रश्न जो है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज है, तो जो भी साथी होमगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह जो इस सीरीज को जरूर से देखेंगे। एग्जाम फर्स्ट चैनल पर यह सीरीज की शुरुआत किया गया है। तो आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की जो वलय प्रणाली है सबसे विस्तृत है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए, यानी कि शनि ग्रह की जो वलय प्रणाली है वो सबसे विस्तृत है। और यहाँ पर हम प्रश्नों के नीचे उनका व्याख्या भी देखेंगे। तो हम एक प्रश्न के साथ उसका व्याख्या देखेंगे तो कई सारे प्रश्न हमारे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि शनि ग्रह की जो वलय प्रणाली है हमारे सौरमंडल में सबसे विस्तृत और सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली है। ये वलय मुख्यतः जो है बर्फ, धूल और चट्टानों के छोटे-छोटे कणों से बने हैं और हजारों किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे कि पृथ्वी के अधिकांश लोग जिस महाद्वीप पर रहते हैं वह है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि किस महाद्वीप पर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी, यानी कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और यहाँ पर हम व्याख्या देखेंगे कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप के रूप में एशिया महाद्वीप में 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4.4 बिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है जिसमें भारत देश आता है, इस महाद्वीप पर सबसे ज़्यादा लोग जनसंख्या के मामले में रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते ही होंगे। तो माउंट एवरेस्ट जो है वह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। व्याख्या देखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है। यहाँ पर हम प्रश्न भी देखेंगे और साथ में उसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है उस पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होगा। और अगर आप लेखपाल की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी जो सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है, तो जीएस जो है हर परीक्षा में आपको पूछा जाने वाला है। तो इसलिए एग्जाम फर्स्ट चैनल पर जो है व्याख्यात्मक सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका प्रश्न के साथ साथ कई सारे फैक्ट्स भी तैयार होते चलें। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। यानी कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको किस और नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक फैक्ट हम यह भी देख लेते हैं कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको जो है खादर के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि 88 दिन लगता है। व्याख्या देखेंगे कि बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 88 दिन लगते हैं। और सौर मंडल के 8 ग्रहों में से बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो यहाँ पर एक फैक्ट यह भी हमारा तैयार हो गया कि जो बुध ग्रह है वह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। तो इस तरह से अगर हम सूर्य से दूरी के क्रम में याद करना चाहें ग्रहों को, तो जैसे आपने देखा होगा, जानते होंगे कि बीएसपी पार्टी होती है, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इस तरह से सूर्य की दूरी के क्रम में हम इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि पहले जो है बुध, शुक्र और पी से पृथ्वी। अब अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी के हिलने डुलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि पृथ्वी को हिलने डुलने की जो प्रक्रिया है वह भूकंप कहलाती है। तो यहाँ पर हम व्याख्या देखेंगे कि पृथ्वी कई अलग अलग चट्टानों से निर्मित है जिनके मध्य निरंतर गतिशीलता की वजह से टकराव होता रहता है। और इस कारण से पृथ्वी के विभिन्न प्लेटों में संग्रहित ऊर्जा तरंग के रूप में बाहर निकलती है, जिससे पृथ्वी हिलती डुलती है और जिसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है तथा इसका अध्ययन सिस्मोग्राफी कहलाता है।
तो यहाँ पर यह जो एक फैक्ट हमने आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है और इसका अध्ययन जो है सिस्मोग्राफी कहलाता है। तो इस तरह से साइंस के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी साथियों से उम्मीद है कि यह प्रश्न अब आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक भूकंप की शक्ति को जिस पैमाने पर परिणाम के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि रिक्टर पैमाना। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रश्न जो है भूकंप से आपके तैयार हो रहे हैं, यानी कि भूकंप की शक्ति को रिक्टर पैमाने पर परिणाम के रूप में व्यक्त किया जाता है और रिक्टर स्केल जो है भूकंप मापक पैमाना है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता या भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। और इसका आविष्कार जो है अमेरिकी सिस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिक्टर ने एक गणितीय उपकरण के रूप में किया था और यह स्केल 1 से 10 तक परिमाण रिकॉर्ड करता है। तो साथियों आप व्याख्या को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। अब साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की विवर्तनिकी यानी कि टेक्टोनिक प्लेटें कहाँ पर स्थित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि स्थल मंडल में। अब यहाँ पर व्याख्या हम देखेंगे कि पृथ्वी की संरचना मुख्यतः 3 भागों में बांटी जाती है। भूपर्पाटी जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मेंटल यानी कि आवरण तथा कोर। इन 3 चीजों से पृथ्वी की निर्माण होता है। यहाँ पर आगे देखेंगे कि भूपर्पटी और आवरण का ऊपरी कठोर भाग मिलकर स्थलमंडल का निर्माण करते हैं और यही स्थलमंडल विभिन्न टुकड़ों में बटा होता है जिन्हें विवर्तनिक प्लेट यानी कि टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और इन प्लेटों के ठीक नीचे स्टेनोस्फीयर होती है जो अर्थ द्रव अवस्था में रहती है और प्लेटों को गति प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि शनि को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि 10 घंटे 40 मिनट। तो व्याख्या देखेंगे, व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको यह रामबाण जो है सीरीज साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर हम प्रश्न तो देख ही रहे हैं और उनको व्याख्या सहित भी देख रहे हैं। तो शनि ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10.7 घंटे लगते हैं, जो कि विकल्प बी यानी कि 10 घंटे 40 मिनट की सबसे नजदीकी है। और उल्लेखनीय है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 29.4 वर्ष में पूरा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि जापान को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के पूर्वी हिस्से पर स्थित है। यहाँ सूर्य की किरणों का प्रकाश सर्वप्रथम पड़ता है और जापानी लोग अपने देश को निप्पॉन या निहोन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य का स्रोत। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है। तो यहाँ पर आपको 4 धाराएं दी गई हैं, लेब्राडोर, उत्तरी अटलांटिक अपवाह, कुरेशियो और गल्फ स्ट्रीम। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि लेब्राडोर की जो धारा है वह अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर हम व्याख्या में देखेंगे कि लेब्राडोर की धारा अन्य से भिन्न क्यों है, क्योंकि लेब्राडोर की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है जो लेब्राडोर के तट के साथ साथ आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहती है, जबकि कुरेशियो, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह गर्म जल धाराएं हैं। तो यहाँ पर जो लेब्राडोर की जल धारा है वह ठंडी धारा है, इसलिए अन्य से भिन्न है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि कांगो घाटी अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित एक विशाल नदी घाटी है, अतः कांगो घाटी जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस खनिज को बरीड सनशाइन यानी कि दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि कोयला को। व्याख्या देखेंगे हम यहाँ पर, बरीड सनशाइन यानी कि दबी हुई धूप के नाम से कोयला को जाना जाता है और क्योंकि यह पेड़ पौधों के अवशेषों के लाखों सालों तक दबे होने से विकसित होता है। अधिकांश कोयले का निर्माण लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले हुआ था,
जब पृथ्वी का अधिकांश भाग भाप से भरे दलदल में ढका हुआ था। तो यहाँ पर बरीड सनशाइन के नाम से कोयला को जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि रूस। व्याख्या देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह दुनिया के कुल भूभाग का 11% लगभग 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और यह देश 11 समय क्षेत्रों में फैला है। तो साथियों इस तरह से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा टाइम ज़ोन किस देश में है? तो रूस में, क्योंकि यहाँ पर 11 टाइम ज़ोन है और इसकी सीमा 3 महासागरों से मिलती है, अटलांटिक, प्रशांत और आर्कटिक। दुनिया के 7 सबसे बड़े देश क्रमशः हैं, तो यहाँ पर हम दुनिया के 7 सबसे बड़े देशों की लिस्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों पहले नंबर पर रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा पर चाइना, चौथा पर यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें पर ब्राज़ील, 6वें पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत देश आता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गैलीलियन उपग्रह यानी कि 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि बृहस्पति के। गैलीलियन उपग्रह बृहस्पति ग्रह के 4 प्रमुख चंद्रमा हैं जिन्हें गैलीलियो गैलीली ने 1660 में खोजा गया था और ये जो 4 जो है उपग्रह हैं उनका नाम आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि 54। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफ्रीका महाद्वीप में कुल जो है 54 देश हैं यानी कि कंट्री हैं और अफ्रीका के बारे में अन्य जानकारी की अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं। अफ्रीका में जनसंख्या के हिसाब से नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है और अफ्रीका में भूमि क्षेत्र के हिसाब से अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है और अफ्रीका दुनिया का दूसरा जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यह फैक्ट जो है हमने अफ्रीका के बारे में जाना। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 17 की कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि आइसलैंड। आइसलैंड जो है अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि चाइना। चीन दुनिया में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह अक्षय ऊर्जा का एक रूप है जो बिजली पैदा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। प्रश्न नंबर 19 की सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि बादल के छा जाने से। पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक बादल के छा जाने से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े महाद्वीप का नया नाम है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि वॉलवारा। यहाँ पर यह नया प्रश्न है तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का नया नाम वॉलवारा है। पृथ्वी पर विभिन्न सुपर महाद्वीपों का अस्तित्व लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व से 300 मिलियन वर्ष पूर्व तक था और सुपर महाद्वीपों की समरेखा यानी कि वॉलवारा जो है 3.6 अरब वर्ष पूर्व, कोलंबिया जो है यह 2.8 अरब वर्ष पूर्व, रोडिनिया जो है वह 1.1 अरब वर्ष पूर्व और पैंजिया जो है 300 मिलियन वर्ष पूर्व और गोंडवाना जो है 180 मिलियन वर्ष पूर्व के महाद्वीप हैं। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना है और जब यह कार्बन डाइऑक्साइड महासागरों में घुलता है तो यह जल से मिलकर कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3 बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो साथियों इस प्रश्न का
जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी, यानी कि यहाँ पर जो सिगफ्रीड लाइन है वह फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की सीमा है। तो फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की सीमा को सिगफ्रीड लाइन कहा जाता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा एवं अमेरिका के बीच स्थित है तथा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इन फैक्ट्स को याद रखेंगे कि उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा स्थित है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि कोलोराडो नदी के द्वारा। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन जो विश्व की सबसे बड़ी घाटी गार्ज है, जो कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है, और यह घाटी अधिकांशतः ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क से घिरी है, जो अमेरिका के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। और साथियों, प्रश्न नंबर 25 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आप यह मत सोचिएगा कि हमने केवल 25 प्रश्नों को ही देखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने उन 25 प्रश्नों में लगभग जो है 50 एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखा है। तो इस तरह से साथियों, आप जो 20 मिनट के वीडियो में कम से कम 75 से 80 प्रश्नों को आपने यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो इस तरह से जो भी साथी नए हैं वह जो है प्लीज एग्जाम फर्स्ट चैनल पर अपना भरोसा जताएंगे और वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेंगे। और जो यह व्याख्यात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यह जो भी परीक्षाएं आप देंगे, लेखपाल की, होमगार्ड की, तो जहां पर भी जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पर इनसे जरूर आपको मदद मिलेगी। तो आइए साथियों, प्रश्न नंबर 25 और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत समानांतर मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बागीचा भी कहा जाता है और ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई लगभग 1400 मील है। इसे बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। तो साथियों, यहाँ पर हमने पूरा 25 प्रश्नों को व्याख्या सहित देखा। तो जो भी साथी एग्जाम फर्स्ट चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि वह जो है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है अब यह वीडियो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और जो है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलता हूँ ऐसे ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।